डॉक्टर अमांडा प्राइस ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कंप्यूटर स्क्रीन को घूरती रही जहां नामुमकिन नंबर्स चमक रहे थे। डेनवर इंस्टीट्यूट के इस छोटे से लेबोरेटरी में वो पिछले 15 साल से काम कर रही थी, मगर आज की रात कुछ और थाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसी चीज हो रही हो जो फिजिक्स के तमाम कानूनों के खिलाफ थी। उसका रिसर्च पार्टनर जेक मॉरिसन एक और टर्मिनल पर झुका बैठा था। उसका कॉफी का कप भूल चुका था जब वो तीसरी दफा कैलकुलेशंस दोबारा चेक कर रहा था। उनकी टीम की इंजीनियर लीसा कार्टर इक्विपमेंट के कनेक्शंस बार बार चेक कर रही थी क्योंकि रीडिंग्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। डॉट अमंडा एक थ्योरी पर काम कर रही थी जो स्पेस टाइम को फोल्ड करने से मुतालिक थी, जिसमें एक्सोटिक मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल होता। उसके ज्यादातर कॉलीग्स उसकी सोच को गैरमाली समझते थे। यूनिवर्सिटी ने उसे यह छोटी सी लैब सिर्फ इसलिए दी थी कि वो किसी मसले में ना पड़े। किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसके एक्सपेरिमेंट्स वाकई कोई नतीजा ला सकते हैं। 3 हफ्ते पहले जब उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने अजीब एनर्जी पैटर्न्स दिखाए, तब से सब कुछ बदल गया। पहले तो उन्हें लगा कुछ खराब हो गया है। लीसा ने हर मशीन को खोलकर फिर से जोड़ा। जेक ने अपनी हिसाब किताब इतनी दफा चेक किया कि अमंडा को उसकी ज़हनी हालत की फिक्र होने लगी, मगर रीडिंग्स वापस वही आ रही थी। आज रात उन्होंने अपना प्रोटोटाइप ड्राइव सिस्टम एक बार और टेस्ट करने का फैसला किया। यह डिवाइस एक धातु के डब्बे जैसा लगता था, जिसमें वायर्स और सेंसर्स लगे हुए थे। ऐसी कोई चीज नहीं जो दुनिया को बदल सके। अमंडा ने इसे अपनी क्वांटम फील्ड मैनिपुलेशन वाली कैलकुलेशंस के मुताबिक बनाया था। थियरी ये कहती थी कि स्पेस को फोल्ड किया जा सकता है अगर बिल्कुल सही एनर्जी सही तरीके से अप्लाई की जाए। डॉट जेक ने फाइनल कमांड्स कंप्यूटर में डाल दी। उसने थाकी हुई आंखों से अमंडा की तरफ देखा और पूछा क्या वो वाकई चाहती है कि इसे दोबारा चलाया जाए। पिछली दफा एनर्जी रीडिंग्स इतनी ज्यादा थी कि उन्हें बिल्डिंग के नुकसान का खौफ था। अमंडा ने सर हिलाकर उसे शुरू करने को कहा। लीसा ने एक छोटी मेटल प्रोबे टेस्ट चेंबर में रख दी। इस प्रोबे में सेंसर्स लगे हुए थे जो तमाम एक्सपेरिमेंट के दौरान का डेटा रिकॉर्ड करते। अगर उनकी थियोरी ठीक थी तो प्रोबे ऐसी चीज का तजुर्बा करता जो इंसान ने कभी नहीं किया था। कमरे में आहिस्ता से गुनगुनाहट फैल गई जब ड्राइव सिस्टम ने पावर लेना शुरू किया। कंप्यूटर स्क्रीन्स एनर्जी लेवल्स को बढ़ता दिखा रहे थे। अमंडा ने रीडिंग्स को सेफ्टी लिमिट्स पार करते देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने महसूस किया कि वो एक बिल्कुल अनजान दायरा में कदम रख रहे हैं। जके ने 10 से काउंटडाउन शुरू किया जब सिस्टम फुल पावर पर था। गुनगुनाहट तेज होती गई और हवा में हल्का सा कंपन महसूस होने लगा। 0 पर उसने एक्टिवेशन बटन दबा दिया और सब कुछ एक साथ हुआ। एक रोशन चमक ने कमरे को भर दिया और प्रोबे गायब हो गया। सिर्फ नजरों से नहीं, सेंसर से भी गायब हो गया। ड्राइव सिस्टम ने खुद को बैंड कर दिया और कमरे में खामोशी छगाई। कुछ सेकंड्स तक कोई भी नहीं हिला, ना ही कुछ बोला। लिसा ने पहली बार खामोशी तोड़ा। उसने पूछा प्रोबे कहाँ गया। उसके इक्विपमेंट ने दिखाया कि वो बस लब में होना बैंड हो गया था। बिल्डिंग में कहीं भी उसका कोई निशान नहीं था। डॉट अमांडा के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी कैलकुलेशंस एक बार और चेक की। उसके हिसाब से प्रोबे 3 लाइट ईयर्स डोर अल्फा सेंटोरी सिस्टम में पहुंच गया था, मगर यह तो नामुमकिन था। कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं जा सकती, और अगर जा भी सकती तो भी सफर में साल लगते, सेकंड्स नहीं। जेके के कंप्यूटर पर डेटा आना शुरू हुआ। पहले तो उसने समझा कुछ गलत हो गया है, फिर उसे समझ आया कि वो क्या देख रहा था। प्रोबे किसी बहुत दूर जगह से सिग्नल भेज रहा था। सेंसर्स ने 3 सितारों का पता लगाया। कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अल्फा सेंटोरी से मिलती थी। वो तीनों साइंटिस्ट्स एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने फास्टर देन लाइट ट्रैवल हासिल कर लिया था, एक ऐसे तरीके से जो शायद पूरी कायनात में किसी को मालूम नहीं था। उनका छोटा सा तजुर्बा एक ऐसी चीज में कामयाब हो गया था जो साइंस के मुताबिक नामुमकिन थी। अमांडा के ज़हन में सोचें तेजी से दौड़ने लगीं। अगर वो एक छोटी प्रोबे को फौरन किसी और सितारे तक भेज सकते हैं, तो वो बड़े ऑब्जेक्ट्स, लोगों और पूरी इंसानियत को भी भेज सकते हैं। इंसान अब उन सितारों तक पहुंच सकता था जो सिर्फ नॉवेल्स और कहानियों में देखे गए थे। मगर वो ये भी समझ गई कि यह दरियाफ्त कितनी खतरनाक हो सकती है। हुकूमतें इस टेक्नोलॉजी पर कब्जा करना चाहेंगी। फौज इसे हथियारों में तब्दील करना चाहेगी। दूसरी क़ुव्वतें उनकी रिसर्च चुराने या जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगी। डॉट लिसा ने तजवीज़ दी कि वो फौरन हुकूमत से राब्ता करें।
जेक ने मुखालफत की और कहा कि पहले उन्हें मजीद टेस्ट्स कर लेने चाहिए ताकि उन्हें समझ आए कि वो असल में क्या बना चुके हैं। अमंदा अपने जाज़बत और खौफ के दारमियान उलझी हुई थी जब उसने महसूस किया कि उनका छोटा सा तजुर्बा सब कुछ बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वो किसी को बताने से पहले 3 मजीद टेस्ट्स करेंगे। उन्हें पूरी यकीन दहानी चाहिए थी कि उनका ड्राइव सिस्टम हर दफा सही और महफूज काम करता है। आखिरी चीज जो इंसानियत को चाहिए थी वो एक ऐसी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी थी जो गलती से सब कुछ तबाह कर दे। डॉट। जब वो अगले टेस्ट की तैयारी में मसरूफ थे तो किसी को नहीं पता था कि उनका तजुर्बा पहले ही गैलेक्सी के मॉनिटरिंग स्टेशन से डिटेक्ट किया जा चुका था। तरक्की याफ्ता एलियन सिविलाइजेशनें 100 सालों से जमीन को देख रही थीं, इंतजार में कि कब इंसान किसी जाने पहचाने फास्टर देन लाइट तरीके तक पहुंचते। मगर अमंडा का ड्राइव सिस्टम उन प्रिंसिपल्स पर मबनी था जो गैलेक्सी के लिए मुकम्मल तौर पर नए थे। उसका स्पेस टाइम फोल्डिंग का तरीका बिल्कुल मुख्तालिफ था जो किसी भी एलियन ने कभी देखा या तसव्वुर तक नहीं किया था। उनके टेस्ट का एनर्जी सिग्नेचर दसून लाइट ईयर्स डोर प्लानेटोन पर अलार्म्स को ट्रिगर कर चुका था। डॉट। सुबह तक ये नामुमकिन एनर्जी रीडिंग्स का खबर गैलेक्टिक काउंसिल तक पहुंच चुकी होती। वो कदीम एलियन सिविलाइजेशनें जो हजारों साल से स्पेस ट्रैवल में महारत रखती थीं अब मजबूर होती कि मान लें कि ये सीधे सादे ह्यूमंस अब 1/4 तरीके से सितारों तक का सफर कर सकते हैं। अमंडा ने थके हुए कॉलीग्स की तरफ देखा और कहा कि अगले टेस्ट से पहले उन्हें आराम कर लेना चाहिए। मगर किसी को भी इस रात आराम नहीं आना था, जानते हुए कि उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जो कभी बैंड नहीं हो सकता। इंसानियत अब गैलेक्सी के साथ असली रब्त में आने जा रही थी। चाहे गैलेक्सी तैयार हो या ना हो, प्रोबे अल्फा सेंटोरी से डाटा भेजता रहा। यह सबूत था कि इंसानी जहीनात ने एक नामुमकिन चीज को अंजाम दे दिया है। कल नए चैलेंजेस और मुश्किल फैसले लाएगा। मगर आज की रात उन ख्वाब देखने वालों की थी जिन्होंने स्पेस को फोल्ड करने का हौसला किया। नेक्सस प्राइम के इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को 3000 सालों से एक्टिवेट नहीं किया गया था। वेलतार रिपब्लिक के काउंसिल स्पीकर जथोलर ने काउंसिल चेंबर के मरकाजी मकाम पर खड़े होकर अपने नीला जिल्द वाले हाथ कांपते हुए गैलेक्सी भर के मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स पर नजर डाली। सोलर सिस्टम के तीसरे प्लैनेट की यह बदतमीज नस्ल अभी अभी एक ऐसी चीज कर चुकी थी जो नामुमकिन थी। कोर वर्ल्ड से आउटर रिम तक हर लॉन्ग रेंज सेंसर अरे ने एक ही वक्त में वही एनर्जी पैटर्न डिटेक्ट किया। इंसानों ने फास्टर देन लाइट ट्रैवल हासिल कर लिया था, एक ऐसे तरीके से जो गैलेक्टिक काउंसिल के तमाम फिजिक्स के इल्म को छांट गया। यक्सरों जो कि प्राचीन इथीरियल कलेक्टिव का नुमाइंदा था, अपने डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर तैरता हुआ था। उसका शफफ जिस्म गुस्सा दिखाता चमक रहा था। उसकी नस्ल ने 50,000 सालों में डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन को स्पेस ट्रैवल के लिए तकमील तक पहुंचाया था। अब यह सोचना कि ये नए लोग किसी और रास्ते से वो ही मंजिल तक पहुंच गए हैं, इस बात ने उसके कॉस्मिक निजाम के तस्वुर को झटका दिया। कमांडर रेक्स थोर्नाल, हिजगेमनी डिफेंस फोर्स का नुमाइंदा, गुस्से से अपने डेलीगेशन के सामने इधर उधर चक्कर लगा रहा था। कक्स्तानी कौम कभी भी किसी टेक्नोलॉजी को समझने में नकम नहीं रही थी। उसके हाथ गुस्से से हिलाते रहे जब उसने फौरन मिलिट्री एक्शन का मुतलबा किया। डॉट हाइवेनेत का नुमाइंदा, एक देओहिकाल इंसेक्टॉइड जिस्म जिसका नाम प्राइम क्लस्टर सैद था, अपने मंडिबल्स को इस अंदाज में छटकाया जो एक्सट्रीम कंसर्न में ट्रांसलेट होता था। इस स्पीसीज के कलेक्टिव जेहान ने एनर्जी रीडिंग्स का तज्जिया घंटों तक किया, मगर वो ये समझने में नकम रहे कि इंसानों ने यह काम किस तरह कर दिखाया। जथोलर ने ऑर्डर की अपील की जब काउंसिल चेंबर में हर तरह की मखलूक अपना हैरानी और बेचैनी का इजहार कर रही थी। पूरी गैलेक्टिक तारीख में सिर्फ 3 तरीके फास्टर देन लाइट ट्रैवल के जाने गए थे। वेल्तर ने 20,000 साल पहले क्वांटम टनलिंग बनाया था। हनित ने बायोलॉजिकल स्पेस फोल्डिंग नेचुरल सिलेक्शन के जरिए हजारों सालों में इवॉल्व किया था। क्रिस्टलिन कलेक्टिव ने डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन उस वक्त हासिल किया था जब अक्सर आज की मखलूकों ने सोचना भी नहीं सीखा था। बट यह चौथा तरीका जो इंसान किसी तरह दरियाफ्त कर बैठे थे, ऐसे प्रिंसिपल्स पर काम करता था जो गैलेक्सी के सबसे अजीम जहनों के लिए भी समझना नामुमकिन था। इसका एनर्जी सिग्नेचर उनके डेटाबेसेस में मौजूद किसी भी चीज से नहीं मिलता था। जो मैथमेटिकल मॉडल्स तमाम मरूफ फास्टर देन लाइट ट्रैवल को प्रिडिक्ट कर सकते थे,
वो इस नई डेवलपमेंट का हिसाब नहीं लगा पाए। डॉक्टर साइलस कैन अपने छोटे से दफ्तर में केपलर 442 के ट्रेडिंग स्टेशन पर मुतमय बेथा था, बिला किसी अंदाजे के सब कुछ बदल चुका है। जमीन के गैर रस्मी नुमाइंदा के तौर पर उसने गुज़ाश्ता 2 सालों में छोटी एलियन तहजीबों के साथ बुनियादी ट्रेड एग्रीमेंट्स तय किए थे, कुछ रॉ मटेरियल्स के लिए, कुछ सादा टेक्नोलॉजी के बदले। जिन एलियंस के साथ वो काम करता था वो उसे हमेशा तहजीब के साथ मगर छोटी नजर से देखते थे, इंसानों को एक नापुख्ता नस्ल समझते हुए जो शायद कभी मुस्तकबिल में किसी काम के बन जाएं। उसका कम्युनिकेशन डिवाइस चाइम कर उठा। एक पैगाम था ट्रेडर वेलिनॉक्स का, एक मर्चेंट जिससे वो महीनों से अर्थ के रेयर मेटल्स के बदले बेसिक मेडिकल सप्लाईज का मामला तय कर रहा था। मगर इस बार पैगाम का लहजा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां पहले बेपरवाही थी, अब एक ऐसी चीज थी जो खौफ और बेचैनी भारी दिलचस्पी का मिला जुला असर लग रही थी। वेलिनॉक्स पूछ रहा था कि क्या इंसानों ने वाकई एक नया स्पेस ट्रैवल का तरीका दरियाफ्त कर लिया है। उसने गुजारिश की कि डॉक्टर कैन फौरन जमीन की हुकूमत के साथ मुलाकात का बंदोबस्त करे। उस मर्चेंट ने बताया कि अब हर बड़ा गैलेक्टिक कुव्वत अचानक इंसानों के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने में शिद्दत से दिलचस्पी ले रही थी। डॉक्टर कैन ने पैगाम को हैरानी से देखा। उसके इल्म के मुताबिक इंसान अब तक अपने सोलर सिस्टम से बाहर सिर्फ स्लोअर देन लाइट सफर ही कर सकते थे। जमीन के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट भी लाइट स्पीड का सिर्फ 1% तक ही पहुंच पाते थे। उसके इल्म में स्पेस ट्रैवल के किसी नए ब्रेक थ्रू का कोई जिक्र नहीं था। मगर जब और पैगामात एलियन कॉन्टैक्ट से आने लगे, सब में वही एक सी घबराहट और बेचैन सवाल छुपे थे। डॉक्टर कैन को एहसास होने लगा कि कुछ अहम जरूर हुआ है। उसने फौरन स्टेट डिपार्टमेंट को एक ताइज और जरूरी पैगाम भेजा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में किसी भी नए डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी जाए। मगर उसी दौरान नेक्सस प्राइम पर गैलेक्टिक काउंसिल इस सोच में डूबी हुई थी कि इस बेमिसाल हालात का क्या जवाब दिया जाए। इंसानों ने असल में अपना गैलेक्टिक मंजर पर आना यूं जाहिर किया था कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाई जो कम आज कम एक अहम पहलू में सबसे आगे थी। वेल्तर की क्वांटम टनलिंग को मैसिव एनर्जी की जरूरत होती थी और यह सिर्फ कॉस्मिक एनॉमलीज के जरिए काम करता था। हनेत का बायोलॉजिकल स्पेस फोल्डिंग उनकी लिविंग शिप्स की जिस्मानी हदों तक महदूद था। क्रिस्टलिन कलेक्टिव की डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन इंतहा प्रिसाइज मगर इंतहा सुस्त थी। मगर यह इंसानों का तरीका ऐसा लगता था कि वो कम से कम एनर्जी में लामकानी सफर कर लेते थे, बिना किसी कॉस्मिक लोकेशन या बायोलॉजिकल गाइड के। अगर रीडिंग सही थी तो इंसानों ने वो चीज हासिल कर ली थी जिसे हर अजीम सिविलाइजेशन हजारों सालों से पैदा करने की कोशिश कर रही थी। कमांडर थॉर्न ने इस हक में दलाइल दिए कि काउंसिल को फौरन एक भारी फ्लीट सोल सिस्टम भेजना चाहिए ताकि तफसीलत हासिल की जा सकें और इस टेक्नोलॉजी को किसी गलत हाथ में जाने से रोका जा सके। उसने कहा कि इंसानों को अभी समझ नहीं कि वो किस चीज का सामना कर रहे हैं और यह भी कि वो अनजाने में पूरी गैलेक्टिक सियासी निजाम को मुतासिर कर सकते हैं। काउंसलर यक्सरॉन ने मुखालफत की और कहा कि इंसानों से ऐसे पेश आया जाए जैसे वो बराबर के शिरका हूं, ना कि ऐसे मखलूक जो काबू में लाई जाएं। उसकी कौम ने तलाक तजुर्बों से सीखा था कि नए तरीकों को दबाना हमेशा और ज्यादा मसले पैदा करता है, बजाय कि उन्हें खुली तरक्की का मौका दिया जाए। यह बेहास घंटों तक चाली जब हर प्लेनेट का नुमाइंदा इस दरियाफ्त के असरात पर अपना पोजीशन समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ ने फौरन डिप्लोमेटिक कांटेक्ट का मुतलबा किया। दूसरों ने कहा कि सोल सिस्टम को क्वारंटीन कर दिया जाए जब तक टेक्नोलॉजी का समझ हासिल ना हो। कुछ ने तो यह तक कहा कि इंसानों को फौरन गैलेक्टिक काउंसिल में शामिल कर लिया जाए उनकी कामयाबी के इज्जत में। जब यह इमरजेंसी सेशन दूसरे दिन में दाखिल हुआ, मॉनिटरिंग स्टेशंस ने रिपोर्ट किया कि इंसान अपने नए ड्राइव सिस्टम के मजीद टेस्ट्स चला रहे हैं। हर टेस्ट ने वही नामुमकिन एनर्जी सिग्नेचर दोहराया और साबित किया कि यह न किसी एक्सीडेंट का नतीजा था, न किसी मेजरमेंट का एरर। अब गैलेक्सी कभी वैसा नहीं रहेगी और हर बड़ी सिविलाइजेशन इस नए निजाम के मुताबिक खुद को ढलने की कोशिश में लग चुकी थी। एडमिरल ग्रेग टर्नर यूईएस लिबर्टी के ब्रिज पर खड़ा था जब उसने देखा कि एक अजीम एलियन फ्लीट अर्थ के सोलर सिस्टम के किनारे तक पहुंच चुका था। 3 हफ्ते गुजर चुके थे
जब डॉक्टर अमांडा प्राइस की दरियाफ्त ने गैलेक्सी भर में अलार्म्स चालू कर दिए थे और अब इंसान अपने पहले रस्मी मुलाकात का सामना कर रहे थे तरक्की याफ्ता एलियन सिविलाइजेशंस के साथ। इंसानियत का जल्दी में तैयार किया गया डिफेंस फोर्स सिर्फ 12 शिप्स पर मुश्तमिल था, सब नए रेवोल्यूशनरी ड्राइव सिस्टम से लैस। कैप्टन निकोल वेब एडमिरल के साथ खड़ी थी। उसकी टैक्टिकल डिस्प्ले पर 200 से ज्यादा एलियन वेसल्स प्लूटो के ऑर्बिट के बाहर फॉर्म में थे। एलियन फ्लीट ने 3 दिन पहले परफेक्ट इंग्लिश में पैगाम भेजा था, जिसमें उन्होंने इंसानों के नए टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू पर डिप्लोमेटिक मुलाकात की दरखास्त की थी। उनका दावा था कि वो गैलेक्टिक काउंसिल के नुमाइंदा हैं और फॉरेन अर्थ के हुकूमत से रस्मी ताल्लुक बनाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट हेलेन मार्टिनेज ने एडमिरल टर्नर को इंसानियत का वकील बनाया था इन बातचीत में, मगर सब जानते थे कि वो एक अनजान मंजर में कदम रख रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि इन एलियंस का असल मकसद क्या था या वो कैसे रिएक्ट करेंगे एक ऐसे ह्यूमन टेक्नोलॉजी के सामने जो शायद उनकी अपनी से बेहतर थी। डॉक्टर रेमंड फॉस्टर, जो कि थियोरेटिकल एलियन बायोलॉजी का सबसे बड़ा माहिर था, अपने नोट्स को 100वीं मर्तबा देखता रहा जब वो एलियन वेसल में दाखिल होने की तैयारी कर रहा था। उसने सालों एलियन जिंदगी के मुमकिन सूरतों पर तज्जिया किया था, मगर अब वो जानेगा कि क्या उसके थ्योरी सच थे। प्रोफेसर कोरिनिल्स, दुनिया का सबसे माहिर लिंग्विस्ट, लगातार एलियन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स समझने में मसरूफ था। ये बात के एलियंस परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे या तो किसी बेमिसाल ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का सबूत थी या फिर इंसानी कल्चर पर उनका गहरा मुताला। दोनों सूरत में सब कुछ बेचैन कून था। एलियन डेलीगेशन ने सिर्फ एक शिप आगे भेजा, एक चमकदार जहाज जो रोशनी को अपने हल्के गिर्द इस तरह मोड़ रहा था जैसे फिजिक्स के तमाम कानून वहां बेअसर हो चुके हों। जब वो लिबर्टी के करीब आया, एडमिरल टर्नर को एक ट्रांसमिशन मिला जिसमें शिप की कमांडर ने अपने आप को एम्बेसडर वेलिनारा के तौर पर इंट्रोड्यूस किया, वेल्तर रिपब्लिक की नुमाइंदा। एम्बेसडर वेलिनारा ने 800 साल से ज्यादा वक्त मुख्तालिफ जंगजू नस्लों के दरमियान आमन के मुआहदे करवाने में गुजारा था। उसकी इंसाफ पसंदी और दनाई का शुमर पूरी गैलेक्सी में अफसाना बना हुआ था और गैलेक्टिक काउंसिल ने उसे खास तौर पर यह नाजुक मुलाकात संभलने के लिए चुना था। वो खूब समझती थी कि एक गलत फहमी किस तरह सदियों पर मुश्तमिल कॉन्फ्लिक्ट्स का सबब बन सकती थी। उसका ट्रांसलेटर एक जवान एलियन था जिसका नाम टिक्सटॉल था, एक ऐसी नास्ल से तल्लुक रखता था जिसका मखसूस मकसद दूसरी तहजीबों का मुताला करना था। टिक्सटॉल ने इंसानी ब्रॉडकास्ट्स और लिटरेचर का लंबे अरसे तक तज्जिया किया था, जो उसे उन चंद मखलूकों में से एक बनाता था जो इंसानी सोच और मुआशरती ढांचों को वाकई समझते थे। दोनों शिप्स के दरमियान एयरलॉक हल्की सी सिस की आवाज के साथ कनेक्ट हुआ और एडमिरल टर्नर ने इंसानी डेलीगेशन की क़ियादत करते हुए एलियन वेसल में कदम रखा। अंदर का माहौल हैरत अंगेज तौर पर आरामदेह था, जहां रोशनी और हवा का निज़ाम इंसानी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट किया गया था। यह तफसीलत यह दिखाती थी कि एलियंस इस मुलाकात की तैयारी 3 हफ्ते पहले से नहीं बल्कि शायद पहले से कर रहे थे। एम्बेसडर वेलिनारा तकरीबन 8 फुट लंबी थी, नीला जिल्द और बड़े सुनहरी आंखों के साथ जो सदियों की दनाई का इजहार करती थीं। उसने इंसानों को एक ऐसे इशारे से खुशमदीद कहा जो टिक्सटॉल के मुताबिक स्पेस फॉरिंग सिविलाइजेशंस में इज्जत का रिवाज था। डॉक्टर फॉस्टर उस एलियन डेलीगेशन की मुख्तालिफ नस्लों को देखकर मुतासिर था। वेलिनारा और टिक्सटॉल के सिवा वहां कम अज कम 6 मुख्तालिफ स्पीसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हर एक पहले से ज्यादा अजीब। एक क्रिस्टल की जीती जागती सूरत में था, एक दूसरा एक दहशतनाक कीड़े जैसा लगता था, जबकि तीसरा प्यूर एनर्जी से बना हुआ था जो एक मैकेनिकल शेल के अंदर बेंड था। मुलाकात का आगाज दोनों तरफ से फॉर्मल इंट्रोडक्शंस और अमन के इरादों के इजहार से हुआ। एम्बेसडर वेलिनारा ने वजाहत की कि गैलेक्टिक काउंसिल 3000 से ज्यादा तरक्की याफ्ता दुनियाओं का नुमाइंदा है और उनका मकसूद गैलेक्सी में 50,000 सालों से अमन और स्टेबिलिटी को बरकरार रखना रहा है। प्रोफेसर मिल्स ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी से मुतासिर हुआ, जिसने मुख्तालिफ प्लैनेट्स पर इवॉल्व्ड मखलूकों के दरमियान फौरन राब्त मुमकिन बनाया। एलियंस भी इंसानों की जुबानी लचक और अजनाबी हालात में जल्दी अडेप्ट होने की सलाहियत से बराबर मुतासिर नजर आए,
टेंशन तब बढ़ गई जब एम्बेसडर वेलिनारा ने इंसानों की नए फास्टर देन लाइट टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल उठाया। उसने बताया कि अर्थ के टेस्ट्स का एनर्जी सिग्नेचर पूरी गैलेक्सी में महसूस किया गया था और इसने मकामी सिविलाइजेशंस में गम और गुस्से का सबब बना। एडमिरल टर्नर ने एहतियात से बताया कि यह टेक्नोलॉजी अभी तजुर्बाती मराहिल में है और इंसानों का किसी भी किस्म का जरी होना इरादा नहीं। उसने जोर दिया कि अर्थ सिर्फ अमन पसंद रब्त और ट्रेड रिलेशंस में दिलचस्पी रखता है। मगर टिक्सटॉल के सवालत ने एलियन तशवीश की गहराइयों को जाहिर कर दिया। उसने डिटेल में पूछा कि यह हमन ड्राइव सिस्टम किस तरह काम करता है, क्या इसे फौज में इस्तेमाल किया जा सकता है और किस रफ्तार से इंसान नए शिप्स बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। डॉक्टर फॉस्टर ने समझ लिया कि एलियंस सिर्फ टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, वो वक़्क़ाए खौफ में थे कि यह इंसानी तरक्की गैलेक्सी का पावर बैलेंस बिगाड़ सकती है। इन सिविलाइजेशंस ने हजारों साल लगाए थे स्पेस ट्रैवल के अपने तरीके समझने में, और अब यह नए लोग एक ऐसा रास्ता दरियाफ्त कर चुके थे जो ज्यादा बेहतर लगता था। लेफ्टिनेंट कमांडर स्टीव पावेल लिबर्टी के कम्युनिकेशन सेंटर में कॉन्वर्सेशन का बारीकी से तज्जिया कर रहा था। उसका काम यह देखना था कि कहीं एलियंस छुप कर दुश्मनी या टेक्नोलॉजी चुराने का इरादा तो नहीं रखते। असली ब्रेक थ्रू उस वक्त आया जब प्रोफेसर मिल्स ने एम्बेसडर वेलिनारा से गुजारिश की कि वो गैलेक्सी के 3 तरीके बताएं जो पहले से फास्टर देन लाइट ट्रैवल में इस्तेमाल हो रहे थे। जब उसने क्वांटम टनलिंग, बायोलॉजिकल स्पेस फोल्डिंग और डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन का जिक्र किया तो सब कुछ वाजे हो गया कि ह्यूमन मेथड क्यों इतना इनकिलाबी था। अमंदा का स्पेस टाइम फोल्डिंग का तरीका उन सब तरीकों से मुख्तलिफ था जो एलियंस ने कभी देखा हो। इसमें क्वांटम टनलिंग से कम एनर्जी चाहिए थी, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन से ज्यादा रफ्तार थी, और स्पेस फोल्डिंग जैसे तरीके की बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पे कोई महदूदियत नहीं थी। कैप्टन वेब को अर्थ के मॉनिटरिंग स्टेशन से एक प्रायोरिटी मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि एलियन फ्लीट्स पूरे सोलर सिस्टम में अपनी फॉर्मेशंस बढ़ाल रहे थे। कुछ जैसे कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहे थे, जबकि दूसरे शायद रिट्रीट के लिए पोजीशन ले रहे थे अगर मुलाकात नकम होती। मीटिंग का खत्मा यह तय करके हुआ कि बातचीत अर्थ के चांद पर जारी रहेगी, जहां एक टेम्परेरी डिप्लोमेटिक फैसिलिटी इंसानी और एलियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बनाई जाएगी। एम्बेसडर वेलिनारा ने वादा किया कि गैलेक्टिक काउंसिल अर्थ की सॉवरेंटी का एहतराम करेगा जब तक निगोशिएशंस चलते रहेंगे। जब इंसानी डेलीगेशन लिबर्टी में वापस आई, सबको समझ आ गया कि उन्होंने एक ऐसी तरीकी घड़ी देखी थी जो इंसानों के मकाम का तयन करेगी इस गैलेक्सी में। एक ऐसी गैलेक्सी जो अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि यह नए लोग असल में कर क्या चुके हैं। डॉक्टर अमंडा प्राइस अब मुश्किल से सोता करती थी जब दुनिया भर के टेस्ट साइट्स से रिपोर्ट्स आने लगी थीं। उसकी एक गलती से हुई दरियाफ्त अब एक ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट बन चुकी थी, जिसमें हजारों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स रोजों रात काम कर रहे थे ताकि इंसानी टेक्नोलॉजी की असली हद समझ में आए। इंजीनियर बेन क्लार्क उसकी पहली टीम में शामिल हो गया था और अब ड्राइव सिस्टम के ऐसे प्रैक्टिकल यूजेस पर काम कर रहा था जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट से कहीं आगे थे। उसका आखिरी एक्सपेरिमेंट यह बताता था कि ये प्रिंसिपल्स एनर्जी जनरेशन, डिफेंसिव शील्डिंग और पूरे गैलेक्सी में फॉरेन कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल हो सकते थे। डॉक्टर जूली एडम्स ने मिलिट्री एप्लीकेशंस पर तवज्जो देना शुरू किया जब इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि सब एलियन स्पीसीज इंसानी तरक्की को पसंद नहीं करती। उसकी डिफेंसिव रिसर्च ने वो रिजल्ट्स दिए जो उसके सबसे ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट से भी आगे थे। इंसानों की असल आजमाइश उस वक्त आई जब कैप्टन मरिया सांटोस ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी सिस्टम में एक छोटी फ्लीट को लीड किया। यह मिशन असल में एक रूटीन एक्सप्लोरेशन था। उसकी शिप यूईज एक्सप्लोरर अमांडा के ड्राइव सिस्टम के सबसे एडवांस्ड वर्जन से लैस थी और उसमें इतना फायर पावर था कि किसी भी खतरे का मुकाबला कर सके। मिशन अच्छा जा रहा था जब एक एलियन स्काउट शिप, वो एलियन शिप अचानक सामने आई बगैर किसी वार्निंग के एंड इंसानी वेसल्स को स्कैन करने लगी। कैप्टन सांटोस ने कभी पहले ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी। एलियन शिप का तल्लुक एक नस्ल से था जिसे नेफकारी कहते थे। यह लोग इंसानों की एफटीएल टेस्ट के बाद से उनकी सरगर्मियों को बढ़ती हुई परेशानी के साथ देख रहे थे। नेफकारी कमांडर ने इंसानी दिफात का इम्तिहान लेने का फैसला किया, एक ऐसे डिवाइस के जरिए
जो 5000 सालों की जंगों में कभी फेल नहीं हुई थी। FTL जामर एक ताकतवर एनर्जी पल्स छोड़ते थी जो किसी भी मरूफ फास्टर देन लाइट ड्राइव को डिसरप्ट करके टारगेट शिप्स को स्पेस में फंसा देती थी। कैप्टन सैंटोस ने घूर से अपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे जब एलियन वेपन एक्टिवेट हुआ। उसकी क्रू तैयार थी, ड्राइव शटडाउन का इंतजार और अर्थ को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की तैयारी। मगर कुछ भी नहीं हुआ। उनका ड्राइव सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल काम करता रहा, जैसे एलियन जमर का कोई असर ही ना हो। नेफकारी स्काउट शिप ने जमर 3 मर्तबा और चलाई, हर बार ज्यादा ताकत के साथ, मगर हर बार बेसार। आखिरकार वो शिप तेजी से पीछे हट गया। कैप्टन सांटोस ने समझा कि इंसानी टेक्नोलॉजी ने एक और अहम फायदा जाहिर कर दिया था। उनके ड्राइव्स एलियन इंटरफेरेंस से मुतासिर नहीं होते थे, जबकि गैलेक्सी के तमामी नोन सिस्टम से इस अटैक का शिकार हो जाते थे। अर्थ पर डॉक्टर अमांडा प्राइस ने प्रॉक्सिमा मिशन की रिपोर्ट हासिल की, एक्साइट भी थी और घबराई हुई भी। अगर इंसानी FTL ड्राइव्स एलियन डिसरप्शन डिवाइसेस के लिए इम्यून थे, तो इसका मतलब यह था कि इंसानी शिप्स उन हालात में भी काम कर सकती थीं जहां दूसरी कौमें लाचार हो जाती। मगर वो अच्छी तरह समझती थी कि यह नई दरियाफ्त एलियंस को और ज्यादा बेचैन करेगी। गैलेक्टिक काउंसिल ने हजारों साल उन टेक्नोलॉजी के खिलाफ तरीके बनाए थे जो अब इंसानों के सिंपल इनोवेशन के सामने बेकार लग रहे थे। इंजीनियर बेन क्लार्क अगला ब्रेक थ्रू तैयार कर रहा था। उसने जैमर इंसिडेंट का तज्जिया किया और देखा कि वही फील्ड इफेक्ट्स जो हमन ड्राइव्स को महफूज रखते थे, उन्हें ऐसे डिफेंसिव शील्ड्स में बदला जा सकता था जो एलियन वेपन्स के लिए तकरीबन नाकाबिले दखिल होते। नेक्सस प्राइम पर काउंसलर येक्सरोन ने नेफकारी स्काउट की रिपोर्ट देखी और उसकी परेशानी बढ़ती गई। एंशंट इथीरियल कलेक्टिव ने कभी ऐसी टेक्नोलॉजी का सामना नहीं किया था जिसे वो अपने तरीकों से कंट्रोल ना कर सकें। इसका असर सिर्फ टेक्निकल नहीं था, गैलेक्टिक सिक्योरिटी के लिए यह एक बड़ी खतरा बन चुकी थी। उसके बाद होने वाला इमरजेंसी काउंसिल सेशन यादगार था। कमांडर रेक्स थॉर्नेल ने फौरन मिलिट्री एक्शन का मुतालबा किया ताकि इंसानों को मजीद तरक्की से रोका जा सके। उसने कहा कि अगर काउंसिल ने इंतजार किया तो इंसानी टेक्नोलॉजी उन्हें सब पर अहम बना देगी। मगर एम्बेसडर वेलिनारा ने एहतियात की सलाह दी। उसने कहा कि अगर इंसानों पर जरीहोना कदम उठाया गया तो वो ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा जिसे सब लोग तलना चाहते हैं। उसके डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की रिपोर्ट्स ने दिखाया कि इंसान वकाई अमन और ताउन में इंटरेस्टेड हैं, गैलेक्टिक कॉन्क्वेस्ट उनका मकसद नहीं। जनरल मार्कस वेब ने अर्थ के रिस्पॉन्स की क़ियादत अपने हाथ में ले ली थी जब एलियन फ्लीट्स इंसानी इलाकों में पोजीशन लेना शुरू कर चुकी थीं। पहले एयरफोर्स के ऑफिसर और जनरल पॉल डेविस के बदल में लिए गए वेब ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी इख्तियार की। सिर्फ तकात नहीं, अकाल भी इस्तेमाल की गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया कि कम अज कम 6 अजीम एलियन सिविलाइजेशंस अब क्रैश प्रोग्राम्स चला रही हैं ताकि हमन टेक्नोलॉजी को समझकर कॉपी किया जा सके। डॉक्टर टोनी मिलर ने एलियन कम्युनिकेशंस का तज्जिया किया और उसके एनालिसिस ने यह साबित किया कि उन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी एलियन सिविलाइजेशन ने कोई काम की चीज हासिल नहीं की। फिर वो ब्रेक थ्रू आया जो सब कुछ बदल गया। डॉक्टर जूली एडम्स ने अपने डिफेंसिव शील्ड सिस्टम को सिम्युलेटेड एलियन वेपन्स के खिलाफ टेस्ट किया। टेस्ट रिजल्ट्स ने दिखाया कि ह्यूमन शील्ड्स वो एनर्जी झेल सकते हैं जो किसी भी नॉन मटेरियल को राख बना देती हैं, और यह सब बहुत कम एनर्जी में मुमकिन था। मगर असल गेम चेंजर बेन क्लार्क की अगली दरियाफ्त थी। उनकी टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस का मतलब यह था कि अब ह्यूमन शिप्स गैलेक्सी के किसी भी कोने में इंस्टेंट कोऑर्डिनेशन कर सकती थीं, जबकि एलियन फ्लीट्स अब भी स्लोवर देन लाइट कम्युनिकेशंस पे इन्हेसर करती थीं जो आवर्स या डेज ले लेती थी। ह्यूमन कमांडर्स रियल टाइम में अपनी फोर्सेस को गाइड कर सकते थे। डॉक्टर अमांडा प्राइस को एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक नए ट्रांसपोर्टेशन मेथड नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी नए टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम का आगाज कर दिया है जो वॉरफेयर से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक हर फील्ड को हमेशा के लिए बढ़ा सकता है। एलियंस का सामना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नई सोच से था जो यूनिवर्स के बुनियादी कुव्वातों को समझने का बिल्कुल मुख्तालिफ तरीका पेश करती थी।
हालात तब और पेचीदा हुए जब लॉन्ग रेंज सेंसर्स ने डिटेक्ट किया कि मुख्तालिफ एलियन फ्लीट्स गैलेक्सी में मूवमेंट कर रही थीं। कुछ सिविलाइजेशंस अपने इलाके महफूज बनाने में मसरूफ थीं, जबकि दूसरी शायद इंसानी स्पेस पे ऑफेंसिव्स की तैयारी कर रही थीं। कैप्टन मरिया संटोस ने रिपोर्ट दिया कि उनकी फ्लीट को अर्थ वापसी के दौरान 3 और एलियन स्काउट शिप्स मिलें। हर मर्तबा एलियंस ने मुख्तलिफ इंटरफीरेंस डिवाइसेस का इस्तेमाल करने की कोशिश की, बट हर बार ह्यूमन शिप्स उन डिवाइसेस से मुतासिर नहीं हुए। इन रिपोर्ट्स ने वाजे कर दिया कि ह्यूमैनिटी ने ऐसी चीज दरियाफ्त की है जो गैलेक्टिक सिविलाइजेशन के रूल्स को जार से बडाल देती है। वो ताकत जो सब सिविलाइजेशंस ने सेंचुरीज में हासिल की थी, अब ऑब्सोलीट लग रही थी। जनरल वेब ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें दुनिया भर के लीडर्स ने शिरकत की। उनका मुद्दा यह नहीं था कि क्या ह्यूमैनिटी एलियन खतरात का मुकाबला कर सकती है, ये तो साबित हो चुका था। सवाल यह था कि क्या गैलेक्सी का एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर इंसानी इनोवेशन के सामने बरकरार रह सकता है। जैसे जैसे नए टेस्ट रिजल्ट्स ये दिखाते रहे कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी मुख्तालिफ फील्ड्स में सुपीरियर है, ये बात सबके लिए रोशन हो गई कि अब गैलेक्टिक काउंसिल को कोई फैसला लेना होगा, एक ऐसा फैसला जो पूरी गैलेक्सी के मुस्तकबिल का तयन करेगा। सही महीने गुजार गए थे डॉक्टर अमांडा प्राइस की एक गलती से हुई दरियाफ्त के बाद, जिसने सब कुछ बदल दिया। अब एम्बेसडर क्लेयर पीटरसन नेक्सस प्राइम पर मौजूद थी, उस बेपाना बराए काउंसिल चेंबर में जहां 50,000 साल की गैलेक्टिक हिस्ट्री लिखी गई थी, और अब पहली मर्तबा इंसानी सिविलाइजेशन का ऑफिशियल एड्रेस होने जा रहा था। ह्यूमन डेलीगेशन एक फ्लीट के साथ आई थी जिसमें 12 शिप्स शामिल थीं, हर एक ऐसी टेक्नोलॉजी से ले जो ट्रेडिशनल स्पेस वॉरफेयर को पुरानी बात बना चुकी थी। एडमिरल रॉस बेकर ने एस्कॉर्ट वेसल्स की कमांड संभाली थी। उनका फ्लैगशिप यूईईएस कॉन्स्टिट्यूशन था, जो डिप्लोमेटिक कॉन्वॉय के गिर्ड महफूज मगर रिस्पेक्टफुल फॉर्मेशन में था। काउंसिल स्पीकर जथोलर ने हिस्टोरिक सेशन को फॉर्मली ओपन किया। चेंबर में 3,000 से ज्यादा दुनियाओं के नुमाइंदे इकट्ठा थे, वो स्पीसीज जो हजारों साल से गैलेक्टिक पॉलिटिक्स में जा रही थीं, अब एक ऐसे सिविलाइजेशन का सामना कर रही थीं जिसने टेक्नोलॉजी और पावर के हर पुराने अंदाज़े फिक्र को चुनौती दी थी। एम्बेसडर पीटरसन ने अपनी एड्रेस का आगाज काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हुए किया कि वो इंसानी ब्रेक थ्रू के बाद इस पूरी ट्रांजिशन के दौरान सब्र और होशियारी का मुज़हिरा करते रहे। उसने तस्लीम किया कि इंसानी इनोवेशंस ने अनसर्टेनिटी और तशवीश पैदा की, मगर यह भी वाज़ेह किया कि अर्थ हर तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन के साथ अमान और ताउन का इरादा रखता है। असल ब्रेक थ्रू समझने का तब आया जब 3 हफ्ते पहले डॉक्टर पीटर जॉनसन की रिसर्च टीम ने एक और दरियाफ्त की जो इंसानों और एलियंस दोनों को हिलाकर रख गई। जो प्रिंसिपल्स फास्टर देन लाइट ट्रैवल के लिए यूज होते थे, वो एनर्जी जनरेशन के लिए भी अडेप्ट किए जा सकते थे, और यह जनरेशन वो स्केल और एफिशिएंसी ऑफर करती थी जो पहले कभी गैलेक्सी ने नहीं देखी थी। जॉनसन की टीम ने एक प्रोटोटाइप जनरेटर बनाया था। जो प्रोटोटाइप जॉनसन की टीम ने तैयार किया था, वो इतनी एनर्जी पैदा करता था जितनी के सबसे बड़े एलियन फ्यूजन रिएक्टर्स भी नहीं करते, और वो भी सिर्फ थोड़े से फ्यूअल के साथ। इसका असर बहुत गहरा था, क्योंकि गैलेक्सी की ज्यादातर सिविलाइजेशंस का एक्सपेंशन और उनकी आबादी की कैपेसिटी हमेशा एनर्जी प्रोडक्शन तक महदूद थी। मगर जो दरियाफ्त सब कुछ बदल गई, वो कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू थी, जो गैलेक्टिक फासलों के बावजूद इंस्टेंट कांटेक्ट को मुमकिन बनाती थी। जहां एलियंस को अपने क्वांटम एंटेंगलमेंट नेटवर्क्स बनाने और बरकरार रखने में सालों लग जाते थे, वहां इंसानी कम्युनिकेशन सिस्टम्स किसी भी 2 पॉइंट्स को फौरन जोड़ सकते थे बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। डॉक्टर अमांडा प्राइस अर्थ से ये सब प्रोसीडिंग्स देख रही थी। वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी जो उसने की थी, अब सिर्फ इंसानी तहजीब को नहीं बल्कि पूरी गैलेक्टिक कम्युनिटी को तब्दील कर रही थी। वो छोटी सी लेबोरेटरी जहां सब कुछ शुरू हुआ था, अब एक इंतहाई बड़ा रिसर्च कॉम्प्लेक्स बन चुकी थी, जिसमें दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट्स काम कर रहे थे। इंसानी टेक्नोलॉजी के इकोनॉमिक इफेक्ट्स अब खुलकर सामने आ रहे थे। जब एलियंस अर्थ के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस में लग गए थे, वो भी इस उम्मीद में कि उन्हें भी इन इनोवेशंस का कुछ हिस्सा मिले।
सिर्फ एनर्जी सिस्टम्स की कीमत पूरे स्टार सिस्टम्स के कंबाइंड जीडीपी से ज्यादा थी। एडमिरल बेकर को ह्यूमन स्पेस में एलियन फ्लीट मूवमेंट्स के बारे में रेगुलर रिपोर्ट्स मिल रही थीं। कई सिविलाइजेशंस ने अपनी फ्लीट्स को वापस बुलाकर अपने होम वर्ल्ड्स के इर्द गिर्द डिफेंसिव पोजीशंस ले ली थीं, जबकि दूसरी कौमें डिप्लोमेटिक एनवॉयज अर्थ भेज रही थीं फॉर्मल अलायंसेस के लिए। मिलिट्री सिचुएशन में अब स्टेबिलिटी आ चुकी थी, खासकर जब डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स ने साबित किया कि ह्यूमन डिफेंसिव सिस्टम्स पहले के मुताबिक भी ज्यादा एडवांस्ड थे। इंजीनियर सैम टेलर ने शील्ड सिस्टम्स डेवलप किए थे जो पूरे एलियन बैटल फ्लीट्स की कंबाइंड फायर पावर भी झेल सकते थे, बगैर किसी डैमेज या एनर्जी लॉस के। डॉक्टर नैन्सी कूपर ने पहली मर्तबा किसी एलियन प्लैनेट पर ह्यूमन रिसर्च आउटपोस्ट एस्टैब्लिश किया जब केपलर रिसर्च स्टेशन ने ट्रैपिस्ट सिस्टम में काम शुरू किया। उसकी एक ऐसे यूनिवर्स में जहां न्यू कमर्स के पास ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस थे। कमांडर रेक्स थॉर्नेल, जो मिलिटेंट कक्स्तानी स्पीसीज का रिप्रेजेंटेटिव था, खुद को एक अजीब सूरत हाल में पाया। अब वो मिलिटरी एक्शन के बजाय डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की हिमायत कर रहा था। उसके टैक्टिकल एनालिसिस ने यह वाज़ेह कर दिया था कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर अब किसी काम की नहीं रही जब मुकाबिल ऐसे लोग हों जो ऐसी टेक्नोलॉजी रखते हों जो हर कन्वेंशनल वेपन और डिफेंस सिस्टम को बेसार कर दे। जो वोट हुआ उसका नतीजा यूनानिमस था। ह्यूमैनिटी को फौरन गैलेक्टिक काउंसिल का फुल मेंबरशिप देने का फैसला हुआ, साथ ही उन तमाम राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो किसी भी मेजर पावर को हासिल होती हैं, जो आमतौर पर 1000 साल की प्रोबेशनरी पीरियड होती थी, उसे खत्म कर दिया गया। अर्थ के अनकेपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए जो ज्यादातर एग्जिस्टिंग मेंबर सिविलाइजेशन से बढ़कर थे। काउंसलर येक्सरॉन, जो एंशंट इथीरियल कलेक्टिव की नुमाइंदगी करता था, ने ऐलान किया कि उसकी स्पीसीज अपना इल्म और गैलेक्टिक हिस्ट्री और साइंस का पूरा डेटाबेस इंसानी रिसर्चर्स के साथ शेयर करेगी, बदले में अर्थ की एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजी तक एक्सेस के लिए। यह अग्रीमेंट पहला फॉर्मल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज था, एक मेजर गैलेक्टिक पावर और ह्यूमैनिटी के दरमियान। सेशन का इख्तिताम एक नए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जिनीवा अकॉर्ड्स के साइन होने पर हुआ। इसका नाम उस शहर पर रखा गया जहां ह्यूमन डिप्लोमेट्स ने सबसे पहली मर्तबा पीसफुल टेक्नोलॉजी शेयरिंग का फ्रेमवर्क प्रपोज किया था। ये अग्रीमेंट्स अर्थ को एक मेजर पावर के तौर पर तस्लीम करते थे और साथ ही ऐसे मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करते थे जो ग्रेजुअल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए हर पार्टिसिपेटिंग सिविलाइजेशन को फायदा पहुंचाएंगे। डॉक्टर अमांडा प्राइस को जब यह खबर मिली कि कंस्ट्रक्शन फौरन शुरू होगा न्यू जिनीवा स्टेशन का, जो कि इंसानी तारीख का पहला मेजर स्पेस इंस्टॉलेशन होगा जो सोलर सिस्टम के बाहर बनेगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह मैसिव फैसिलिटी एक रिसर्च सेंटर, डिप्लोमेटिक हब और इंजीनियरिंग मार्वल के तौर पर काम करेगी, जिसे एलियन सिविलाइजेशंस स्टडी कर सकें और सीख सकें। जब एलियन डेलीगेट्स वापस अपने होम वर्ल्ड्स की तरफ रवाना होने लगें ताकि इस हिस्टोरिक अग्रीमेंट की खबर ले जा सकें, अर्थ के आसपास के लॉन्ग रेंज सेंसर्स ने डिटेक्ट किया कि पहली मर्चेंट वेसल्स उन सिविलाइजेशंस की तरफ से अर्थ की तरफ बढ़ रही थीं जिनमें से किसी ने भी पहले कभी ह्यूमैनिटी से कांटेक्ट नहीं किया था। गैलेक्सी नए रियलिटी को जिस रफ्तार से अपना रही थी, वो किसी के लिए भी उम्मीद से ज्यादा थी। ट्रांसफॉर्मेशन टैब मुकम्मल हुई जब पहला जॉइंट ह्यूमन एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ रवाना हुआ, एक हाइब्रिड स्पेसक्राफ्ट के जरिए जो इंसानी ड्राइव सिस्टम्स और एलियन नेविगेशन एक्सपर्टीज का मिला जुला नतीजा था। अब यूनिवर्स छोटा लग रहा था और पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड। ये सब मुमकिन बना था एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के जरिए, जिसने ह्यूमैनिटी को गैलेक्टिक कम्युनिटी में सिर्फ एक नए हिस्सेदार के तौर पर नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर के तौर पर शामिल किया। ऐसी सिविलाइजेशन जिसने इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन के रूल्स को दोबारा लिख दिया। गैलेक्सी अब पहले जैसे कभी नहीं रहेगी और इंसानी एक्सप्लोरेशन का दौर अभी बस शुरू हुआ था।